प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के लिए सेकंड प्रश्न पत्र में, जैसा कि निरंतर आपको जानकारी प्रदान कर रहे थे, उसी क्रम में आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की समस्या सदैव से ही बहुत अधिक जटिल रही है और वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक और शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नितांत नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ नियंत्रण आवश्यक है, जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सके। मूल अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए श्रेष्ठ उपाय है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की उन दशाओं को कहा जाता है जिसके बिना मनुष्य प्राय अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अतः व्यक्ति को पूर्ण विकास के लिए जो अधिकार नितांत आवश्यक होते हैं, उनको ही मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकारों का प्रेरणा स्रोत फ्रांस की राज्य क्रांति को माना जाता है, जिसने विश्व को स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का संदेश दिया था। मूल अधिकार स्वरूप स्वस्थ सामाजिक जीवन के आवश्यक अंग माने जाते हैं। मूल अधिकार आधुनिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। ये मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों ही है। अमेरिका, रूस, आयरलैंड तथा फ्रांस की भांति भारत भी संविधान के 3 अध्याय में धारा 14 से 32 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था करता है। मूल अधिकारों का तात्पर्य वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकारों को निम्न बिंदुओं के आधार के अनुसार भी समझाया जा सकता है कि मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार को देश की मौलिक विधि में स्थान दिया जाता है। मूल अधिकारों का व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका भी अतिक्रमण नहीं कर सकती है। मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं ताकि सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा कर सके। अब हम भारत के संविधान में प्रमुख मूल अधिकारों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। भारत के संविधान में अध्याय 4 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत हमारे संविधान निर्माताओं ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। परिणाम स्वरूप मूल अधिकारों की संख्या अब वर्तमान में 6 हो गई है। ये अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सर्वप्रथम समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का मूल अधिकार है। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है एवं समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का निषेध किया गया है। सर्वप्रथम अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान समझा गया है।
अनुच्छेद के प्रथम भाग में कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है और इसके द्वारा राज्य पर बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की व्यवस्था नहीं की जा सकती। यदि कानून कर लगाने के संबंध में धनी और गरीब में और सुविधाएं प्रदान करने में स्त्रियों और पुरुषों में भेद करता है तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का निषेध। अनुच्छेद 17 सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अस्पृश्यता का निषेध किया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। हिंदू समाज में अस्पृश्यता के विष को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का निर्माण किया गया और इसी प्रकार 1976 में इसको संशोधित करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए इसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति निरोधक कानून 1989 का नाम दे दिया गया है। यह कानून अस्पृश्यता के अंत के लिए अब तक बनाए गए कानूनों में सबसे अधिक कठोर है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का निषेध। ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी जो सामाजिक जीवन में भेदभाव उत्पन्न करती थी। अतः नवीन संविधान में इनका निषेध कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 की उपयुक्त व्यवस्था के बावजूद भारत में 1950 से ही भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसी उपाधियां प्रदान की जाती रही है। उपाधियां प्रदान करने की इस व्यवस्था को कुछ पक्षों द्वारा अनुचित और संविधान के प्रतिकूल बतलाया है। इस व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में कहा है कि उपाधियां प्रदान करने की यह व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन का समस्त कार्य विवेकपूर्ण ढंग से और उचित मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। अब हम अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है और इसमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता को भी 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है। अब 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जिसमें सर्वप्रथम विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है। इस प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार में 6 स्वतंत्रताओं के संबंध में
सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में दो महत्वपूर्ण निर्णय दिए। प्रथम निर्णय में कहा गया है कि टेलीफोन टेपिंग व्यक्ति की गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है, अतः राज्य के द्वारा टेलीफोन टेपिंग का उस समय तक आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक न हो जाए। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 नवंबर 1997 को दिया। इस निर्णय में विशेष उद्देश्य के से किसी संगठन द्वारा करवाई गई हड़ताल तथा किसी राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा जबरन करवाए गए बंद के अंतर करते हुए बंद को गैर कानूनी घोषित किया है। बंद में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाता है तथा जनजीवन ठप हो जाता है। अब देखना है कि यह अदालती निर्णय को क्रियान्वित किस प्रकार किया जाता है। अब अनुच्छेद 20 के बारे में आप चर्चा करेंगे। अपराध की दो सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में ये उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार भी सम्मिलित है। अब हम अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। अब हम बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण अनुच्छेद 22 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का पूरा अधिकार होगा। बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक जाने का समय भी शामिल नहीं है। उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अब हम भारत के संविधान में अगला जो अनुच्छेद है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियां समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में निम्न व्यवस्थाएं हैं। नंबर 1, मनुष्य के क्रय विक्रय पर एवं बेगार पर रोक। अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्य का क्रय विक्रय एवं बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधुआ मजदूरी के रूप में भी प्रचलित है, जिसे समाप्त करने के लिए 1975-76 में कुछ कदम उठाए गए और 97 में न्यायालयों ने बाल श्रम को निषेध करने पर बल दिया। अतः प्रशासन बाल श्रम की स्थिति समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। अधिकार नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है।
अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने अथवा उनका अनुसरण करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग ही माना जाता है। अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों और अन्य स्थानों में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार होगा, अर्थात इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता या अधिकार प्रदान करता है। धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उसका पोषण का अधिकार, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। वस्तुतः अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 25 का ही एक उप सिद्धांत मात्र है। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी में छूट। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अतः अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, किंतु अन्य अधिकारों की भांति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंध रहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबंधों के साथ संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का जो कार्य किया गया है उसके संबंध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इससे अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा इन शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा। अब अंतिम मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में मूल अधिकार के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है, जिसके बिना मूल अधिकार अर्थहीन सिद्ध होंगे। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया है, जिसका तात्पर्य यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में की शरण ले सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। भूतपूर्व न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कल ने भी कहा था कि भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला जो है वो अनुच्छेद 32 है। सर्वोच्च न्यायालय
और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर हमारे सामने उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बनाए गए बंदी के कारणों को जानने का विचार कर सके। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नज़रबंदी वैध है या अवैध, और यदि अवैध होती है तो न्यायालय बंदी को फौरन मुक्त करने की आज्ञा दे सकता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उत्प्रेषण लेख। यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति के अधिक अधिकारों का उपयोग न करें या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग न करें। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम है अधिकार प्रथा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से कोई अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रथा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार व्यक्तियों द्वारा साधारण परिस्थितियों में ही न्यायालयों की शरण लेकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, लेकिन संकट काल में भी अब अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। अब हम संपत्ति के अधिकार के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिकों को वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है, लेकिन 1978 तक संपत्ति का मूल अधिकार के रूप में प्राप्त था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है, और इस आधार पर इसके तर्क ये दिए गए थे कि संपत्ति के अधिकार के कुछ प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उनकी व्याख्याओं आर्थिक सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत हो रहे थे। इसलिए संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित भूमि सुधार कानूनों की क्रियान्विति अथवा भूमि सुधार कार्यक्रमों में रुकावट उत्पन्न कर रहे थे। अतः संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए संविधान में संशोधन किए गए, जिसमें महत्वपूर्ण 44वां संवैधानिक संशोधन है। आज हम इतना ही मूल अधिकारों के बारे में आपको जानकारी प्रदान की। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इन ऑनलाइन वीडियो और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी हम वीडियो या लेसन देते हैं उनको आप शेयर, सब्सक्राइब और अपने व्यू ज़रूर प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।